अरे मोरी मैया, नजर ना लगे। वर्मा परिवार में सुमन अपने पति कमल और 2 बेटे अमन, सागर और सबसे बड़ी बहू रंजू के साथ हंसी खुशी रहा करती है। एक दिन उनके घर उनकी पड़ोसन सरला आती है। क्या बात है सुमन बहन, आजकल तुम बाहर क्यों नहीं आती हो? लगता है बहू तुम्हारी बहुत सेवा करती है, जिस वजह से तुमने बिल्कुल ही बाहर आना जाना बंद कर दिया है। अरे ऐसा थोड़ी ना चलेगा, थोड़ा बहुत हमारे साथ भी उठा बैठा करो। अरे नहीं नहीं सरला बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में घर में ही छोटे छोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं, इससे फुर्सत ही नहीं मिल पाती बाहर आने जाने की। लेकिन अब तुम कह रही हो तो मैं रोज शाम को बाहर आ जाया करूंगी तुमसे मिलने। और बताओ क्या चल रहा है घर में? इतना कहते ही सामने से सुमन का बेटा अमन घर आता है और कहता है, माँ, अरे ओ माँ, कहाँ हो आप? अरे बेटा यही हॉल में हूँ। माँ, तुम्हें पता है आज ऑफिस में क्या हुआ? तुम्हारे बेटे को बहुत बड़ा प्रमोशन मिला है। अब देखना, जो भी आपको चाहिए वो ले लेना। मेरी सैलरी पहले से भी दुगनी हो गई है। ये सुनते ही सुमन अमन की बातों को घुमा देती है। अरे क्या तुझे भी यही वक्त मिलता है मजाक करने का? ऐसा थोड़ी ना होता है। चल जाकर कपड़े बदल ले और थोड़ा सा आराम कर ले। बहू तुम भी जाओ, जरा अमन को कुछ खाने पीने को दे दो। जी माँ जी, इनको तो बस हर वक्त मजाक ही सूझता है। अरे वाह सुमन बहन, तुम्हारे बेटे की तो तनख्वाह बढ़ गई। अब तो तुम बेटे के पैसे पर राज करोगी। बधाई हो, बस अब जल्दी से लाडू खिला दो। अरे सरला बहन, तुम्हें लाडू खाने हैं तो ऐसे ही खा लो। अमन तो बस ऐसे ही मजाक करता है, इसकी ना रोज की आदत है। अरे इसकी तनख्वाह बनख्वाह कुछ नहीं बढ़ रही, ऐसा होता तो फिर क्या ही बात थी। थोड़ी देर बाद सरला अपने घर चली जाती है। सरला की जाते ही सुमन अपने बेटे अमन के कमरे में जाती है तो देखती है अमन का चेहरा लटका हुआ था। क्या हुआ बेटा? अभी तो बहुत खुश था और अभी एकदम से मुरझा गया। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? माँ, वो प्रमोशन कैंसिल कर दिया गया है। ये सुनते ही सुमन गुस्से में आग बबूला हो जाती है। अरे मोरी मैया, लो लग गई नजर। तुझे कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें किसी के भी सामने मत बोला कर। देख लग गई ना नजर, हो गया तेरा नुकसान। इसीलिए तो कहती हूँ अपनी तनख्वाह कभी भी किसी के आगे नहीं बोलनी चाहिए, लोग नजर लगा देते हैं। ऐसा नहीं होता माँ, पता नहीं क्या वजह रही होगी मेरे प्रमोशन को कैंसिल करने की। नहीं माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सब नजर लगने से ही होता है। सरला मौसी की तो नजर है ही बुरी, जिसको भी लगा देती है उसका नुकसान हो जाता है। बहू जा जाके जरा इसकी नजर तो उतार। सुमन और रंजू दोनों ही जरूरत से ज्यादा अंधविश्वासी हैं। उन्हें लगता है कि हर कोई सिर्फ उनको ही नजर लगाएगा, उनकी तरक्की को रोक देगा। कुछ दिनों बाद सबसे छोटे बेटे सागर का रिश्ता बहुत ही सुंदर लड़की मोहिनी से हो जाता है और वो शादी करके घर आती है। अरे वाह, मेरी बहू तो बहुत सुंदर है, देखो कहीं से नजर ना लग जाए। जी माँ जी, मैं अभी आपकी बहू की नजर उतारने का सामान लेकर आती हूँ, क्योंकि लोगों का भरोसा नहीं है ना। इतनी सुंदर देवरानी देखकर कहीं नजर ना लगा दे। इस बात को सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। रंजू अंदर के कमरे में चली जाती है। इतने में ही उनकी पड़ोसन सुधा आती है। सुधा बहू की मुंह दिखाई के लिए आई थी। अरे सुमन बहन, जरा अपनी बहू की मुंह दिखाई तो करो, मैं भी तो देखूं कितनी सुंदर बहू लेकर आई हो तुम सागर के लिए। हाँ हाँ, बस कुछ देर रुको, अभी कर देते हैं मुंह दिखाए। मेरी बहू कुछ लेने गई है, बस वो लेकर आ जाए फिर मैं मुंह दिखाए कर दूं। अरे तो छोटी बहू तो यही है ना? ऐसा कहकर सुधा मोहिनी का घूंघट हटा देती है। अरे वाह, तेरी बहू तो सच में चांद का टुकड़ा है, कहाँ से ढूंढ कर लेकर आई इतनी सुंदर बहू। ये सुनते ही सुमन और रंजू दोनों अपने सर पर हाथ रख लेती हैं और सुधा के जाने के बाद रंजू जल्दी जल्दी मोहिनी की नजर उतारती है। ये सब देखकर मोहिनी कहती है, भाभी आप ये सब क्या कर रहे हो?
अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम ना बस ऐसे ही खड़ी रहो। अरे ये जो सुधा है ना, ये लोगों पर बहुत गंदी नजर लगा देती है। अब इसने तुम्हें भी नजर लगा दी है बेटा। माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब अंधविश्वास की बातें है। अरे बहू, अंधविश्वास नहीं है, हमारे बड़ों ने कुछ नियम बनाए हैं तो कुछ ना कुछ सोच कर ही बनाए होंगे। और नजर जैसी चीजें ना दिखती नहीं लेकिन होती है। मोहिनी सास और जेठानी से इस बारे में ज्यादा बहस नहीं करती और अपने कमरे में चली जाती है। अब अगले दिन मोहिनी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, उसे बुखार हो जाता है। इस बारे में जब सुमन और अंजू को पता चलता है तो दोनों ही उसके कमरे में जाती है और कहती हैं, लो, लग गई ना नजर, इसीलिए कहा था काला टीका लगा लो। बड़ों की बात न मानने का यही नतीजा होता है। नहीं माँ जी ऐसा कुछ नहीं है, शादी की वजह से थकान हो गई थी, उसी वजह से मुझे बुखार हो गया है। इसमें नज़र का क्या ही है, और ऐसे कैसे किसी की नज़र किसी को लग सकती है। उन्होंने तो बस तारीफ ही की थी, तारीफ करने से किसी को नज़र थोड़ी ना लगती है। अरे तुम्हें नहीं पता, तारीफ के पीछे ये लोग जानबूझकर ऐसी बातें बोलते हैं जिससे तुम्हें नजर लग जाए और तुम्हारा बना बनाया काम खराब हो जाए। मोहिनी समझ चुकी थी कि उसकी सास और जेठानी दोनों ही नज़र के मामले में बहुत अंधविश्वासी हैं, लेकिन मोहिनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आज की मॉडर्न ज़माने की लड़की है। एक दिन जब मोहिनी अपने पति सागर के साथ अपने मायके खाने पर जा रही थी, तभी उनके पड़ोसी शर्मा जी मिल जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह सागर बेटा, नई नई शादी और बहू को घुमाने लेकर जा रहे हो। थोड़ा संभल के जाना, बहू को पहली बार बाहर लेकर जा रहे हो ना। जी अंकल, मैं ध्यान रखूंगा। सागर अपनी गाड़ी की तरफ जा ही रहा था कि सुमन उसको आवाज़ देकर घर में बुला लेती है और कहती है, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना, बैठो घर पर, कल चले जाना। क्यों माँ, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब तुम बाहर नहीं जाओगे। माँ जी ऐसी क्या बात हो गई, आप कुछ बताओ तो, आखिर आप मना क्यों कर रहे हो? अरे शर्मा जी को देखा कैसे उन्होंने तुम दोनों को नजर लगा दी। अब ना मेरा मन नहीं मान रहा तुम दोनों को बाहर भेजने का। वैसे भी तुम्हें गाड़ी से जाना है और अब मैं नहीं चाहती कि तुम बाहर जाओ। पिताजी आप देख रहे हो ना माँ क्या कह रही है। माँ अभी भी नजर के अंधविश्वास को मान रही है। बेटा मैं क्या कहूँ, मैं भी इतने सालों से इस बात को झेल रहा हूँ, अब तू ही देख ले भाई, तुझे क्या करना है। और सुमन की जिद के आगे सागर और मोहिनी झुक जाते हैं और दोनों कहीं नहीं जाते। माँ जी और भाभी को इस अंधविश्वास से बाहर लाना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मोहिनी अपनी दोस्त प्रीति को फ़ोन करती है और उसे सारी बात बताती है। क्या यार, तेरी सास इतनी पुराने ख्यालों की है मोहिनी? नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन न जाने वो लोग नज़र में इतना ज़्यादा क्यों मानते हैं। तो तुझे कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि तेरी सास को सबक मिल जाए और वो समझ पाए कि हर कोई उनको नज़र नहीं लगा रहा। मोहिनी और प्रीति मिलकर एक प्लान बनाते हैं और प्रीति अगले ही दिन मोहिनी के घर आ जाती है और कहती है, आंटी जी नमस्ते, मैं मोहिनी की सहेली हूँ। हाँ हाँ बेटी, आराम से बैठो, रुको मैं बहू को बुला देती हूँ। ए बहू, देख तो तेरी सहेली आई है। मोहिनी अपने कमरे से आकर प्रीति से मिलती है और दोनों वहीं हॉल में बैठकर बातें करने लगते हैं। प्रीति बेटा, घर पर सब कुछ ठीक? हाँ जी आंटी जी, सब कुछ बढ़िया है। अरे वाह मोहिनी, तेरा किचन तो बहुत सुंदर है, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। इतनी अच्छी टाइल, इतने अच्छे डेकोर और इतनी अच्छी अलमारी भी बना रखी है। कहना पड़ेगा आंटी जी, आपने किचन को एक नंबर बना रखा है। देख कर ना एकदम मजा ही आ गया। किचन हो तो ऐसा, वरना ना हो। इतना कहने के बाद मोहिनी प्रीति से कहती है, अच्छा चल, मैं तुझे अपने कमरे में लेकर चलती हूँ, वहाँ पर बैठकर ना हम आराम से बातें करेंगे। हाँ 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 बेटा, जाओ। प्रीति मोहिनी के साथ उसके कमरे में जाने लगती है। तभी जेठानी भी वहाँ आ जाती है। भाभी, ये मेरी दोस्त है प्रीति। नमस्ते, आओ मेरे कमरे में बैठो, थोड़ी सी बातें करो।
प्रीति और मोहिनी रंजू के कमरे में चली जाती हैं और बैठकर बातें करने लगती हैं। इतने में ही प्रीति पूरे कमरे को देखकर कहती है, भाभी जी, आपका कमरा तो बहुत सुंदर है। आपने तो एक एक चीज बहुत ध्यान से लगाई है। ऐसा कमरा तो किसी रानी का ही हो सकता है। अगर कमरा हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। आपने तो अपना कमरा बहुत सुंदर सजा रखा है। काश मेरे पास भी ऐसा कमरा होता। इतना कहने के बाद मोहिनी प्रीति को अपने कमरे में ले जाती है और दोनों बैठकर काफी देर तक बातें करती हैं। कुछ देर बाद प्रीति वहां से चली जाती है। उसके बाद सुमन और रंजू दोनों आपस में बातें करती हैं। बहू, तूने देखा, छोटी बहू की सहेली आई थी, कैसे उसने किचन की तारीफ करी। मुझे तो अब शक हो रहा है कि किचन में कोई ना कोई हादसा होने वाला है। माँ जी, आप सही कह रहे हो। उस लड़की ने तो मेरे कमरे की भी बहुत तारीफ करी थी। मुझे तो लगता है मेरे कमरे को भी नजर लगी है। मेरे कमरे में भी ना कोई हादसा जरूर होगा। सही कह रही है बहू, मुझे भी नहीं पता था, वरना मैं किचन में और तेरे कमरे में जरूर नजर बंद लगा देती। लेकिन अब क्या किया जाए। माँ जी, मैं तो सोच चुकी हूँ, मैं अपने कमरे में नहीं सोऊंगी और ना मैं उनको सोने दूंगी जब तक कि नजर का असर खत्म ना हो जाए, वरना न जाने क्या हादसा होगा हमारे साथ। हाँ हाँ, ऐसा ही करते हैं, किचन का भी ना काम बंद कर देते हैं 1 महीने के लिए, ताकि जो भी हादसा होना है वो टल जाए। हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कह रही हो आप, ऐसा ही करते हैं। तभी कमरे से मोहिनी दोनों की बात सुनते हुए हंस रही थी। अरे वाह प्रीति, तेरा तीर तो एकदम निशाने पर जाकर लगा है। थोड़ी देर बाद मोहिनी बाहर आती है और किचन की तरफ जाने लगती है। तो मोहिनी को रोकते हुए सुमन कहती है, ए छोटी बहू, किचन में मत जाओ, आज किचन में काम नहीं होगा। माँ जी, क्या हुआ? आज ना खाना बाहर से आएगा। आज तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तुम दूसरे काम कर लो। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। शाम के वक्त जब सब लोग घर आते हैं तब सुमन सबको बताती है, अब से किचन में 1 महीने तक खाना नहीं बनेगा और खाना बाहर से आएगा। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं कि सुमन ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन कोई भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सभी लोग खाना खाकर सोने जा रहे थे। तब बड़ी बहू कमरे के बाहर अपना बिस्तर लगा रही थी। ये देखकर मोहिनी पूछती है, भाभी, आप ये क्या कर रहे हो? कमरे के बाहर क्यों सो रहे हो? अरे कुछ नहीं, असल में ना मेरे कमरे में वास्तु दोष की दिक्कत हो गई है, जिसकी वजह से मैं सोच रही हूँ कि तब तक मैं कमरे के बाहर ही सो जाती हूँ। अरे पागल वागल हो गई हो क्या? जब कमरा है, बेड है, तो कमरे के अंदर चलकर सो ना। इतनी गर्मी में बाहर क्यों सोना है? खबरदार जो तुम कमरे में घुसे, ना तुम सोओगे ना मैं। जब तक माँ जी नहीं कहेंगी तब तक कमरे में कोई नहीं सोएगा। अरे ये कैसे बात कर रहे हो तुम दोनों? माँ को क्या लेना देना मेरे कमरे में सोने का? ये बातें सुमन भी सुन लेती है। देखो, जैसा बहू कह रही है वैसा ही कर ले, चुपचाप से बाहर सो जा, और जब तक मैं नहीं कहूंगी कमरे के अंदर कोई नहीं जाएगा। क्या माँ, तुम भी कैसी बातें लेकर बैठ गई हो? सुमन के सामने कोई भी बहस नहीं कर पाता था। अब कुछ दिनों तक लगातार ऐसा ही चल रहा था, जहां पर अमन कमरे के बाहर सो रहा था और बाकी सभी घरवाले बाहर का खाना खा रहे थे। बाहर का खाना खा के सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बाहर के खाने में ना ही स्वाद होता है और ना ही हेल्दी होता है। एक दिन सागर कहता है, माँ, हमें बाहर का खाना कब तक खाना पड़ेगा? जब तक मैं नहीं कहूंगी तब तक बाहर का ही खाना आएगा। लेकिन माँ, ये तो सोचो, जितनी मेरी सैलरी है उतना तो 15 दिन के खाने में ही उड़ गई। अब बाकी के 15 दिन कैसे काम चलेगा? भाग्यवान सागर सही कह रहा है। अगर ऐसा रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा घर चलना। मैंने तुम लोगों की राय नहीं मांगी है। जब तक मैं नहीं कहूंगी किचन में कोई भी नहीं जाएगा। अब सुमन के आगे कोई भी घर वाला कुछ बोल तो पाता नहीं। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं। एक दिन सुमन और अंजू दोनों ही परेशान हो जाते हैं और बैठकर बातें करते हैं। माँ जी, कब तक ऐसा चलेगा? इतनी गर्मी में कमरे के बाहर सोने में बहुत दिक्कत होती है और उनकी तो नींद भी नहीं पूरी हो पा रही है, जिस वजह से वो ऑफिस में जाकर ही सो जाते हैं।
हाँ बहू, ये तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ तू बता। अगर कुछ भी गलत हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ माँ जी, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन अब अगर इस बात को लेकर बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, क्या पता कुछ ना हो। हाँ, बात तो सही कह रही हो, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर चला पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक बेटे की तनख्वाह तो सिर्फ बाहर का खाना लाने में ही खर्च हो गई। इतना महंगा खाना है कि पूछो मत। तीनों टाइम अगर बाहर से खाना आएगा तो घर चलना ही मुश्किल हो जाएगा। दोनों सोच समझ कर तय करते हैं कि नज़र वगैरह में इतना नहीं मानना चाहिए। रंजू अपने कमरे में जाकर साफ सफाई करती है और वहीं सुमन मोहिनी को आवाज लगाती है। बहू, ओ छोटी बहू, जरा इधर तो आना। जी माँ जी, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया? बाहर से खाना मंगाना है क्या? मैं अभी मंगा देती हूँ, बस 2 मिनट। अरे नहीं नहीं नहीं, खाना बाहर से नहीं आएगा। तुम किचन में जाओ और जल्दी से कुछ अच्छा सा खाना बना दो। फिर उसका क्या होगा जो आपने बोला था, किचन में नजर लग गई है ना? अरे कुछ भी नहीं होगा, जाकर खाना बना। रंजू भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है। रंजू को कमरे से बाहर आता देख मोहिनी पूछती है, भाभी ये आपने क्या किया? आप कमरे में चली गई? आपकी कमरे को भी तो नजर लगी हुई थी, कोई हादसा हो गया तो? इस बात से रंजू भी गुस्सा हो जाती है। अरे जो भी होगा देखा जाएगा, नजर वगैरह कुछ नहीं होता, इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं आप दोनों को यही तो समझा रही थी तब से कि नजर होती है, लेकिन उन पे अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कोई इंसान आपकी तारीफ सच्चे मन से भी करता है, और जो भी इंसान सच्चे मन से तारीफ कर रहा है ज़रूरी नहीं कि उसकी बातों से हमें नज़र लग जाए। हमें इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। किसी के बारे में अगर हम गलत सोचेंगे तो वो लोग भी आपके बारे में गलत ही सोचेंगे। सुमन समझ जाती है कि ये सब मोहिनी का ही प्लान था, और दोनों उसके बाद से अंधविश्वास करना बंद कर देती है। तुम ठीक कह रही हो बहू, अब से हम इस बात का ध्यान रखेंगे। शाम को जब दोनों बेटे घर आते हैं तो दोनों बेटे ये देखकर खुश होते हैं कि किचन में और रंजू अपने कमरे में आने जाने लगी है। इस पर अमन कहता है, अरे वाह माँ, आज तो मैं अपने कमरे में जाकर सोऊंगा। अरे माँ, तुम्हें बताना भूल गया, वो जो मेरा प्रमोशन कैंसिल हुआ था ना, असल में वो कैंसिल नहीं हुआ था, पर मेरे ही नाम का ऑफिस में एक और लड़का भी है, उसका प्रमोशन कैंसिल हुआ था, क्योंकि उसने ऑफिस छोड़ दिया था। गलती से वो लेटर मेरे पास आ गया। मेरा तो प्रमोशन हुआ है और इस बार मेरी सैलरी डबल करके मिलेगी। देखो माँ, कोई नज़र नहीं लगी मुझे, बस थोड़ी सी गलतफहमी थी जो अब दूर हो गई। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, हम लोग ना कुछ ज़्यादा ही अंधविश्वासी हो गए थे। इसके बाद वो लोग हंसी खुशी अपने परिवार में रहने लगते हैं।